चलिए, लाभ का मतलब समझ गए अब लिखिए हानि। ठीक है, क्या लिखोगे? हानि। हानि को नोट करो पहले। जब किसी वस्तु को किसी एक निश्चित कीमत पर खरीदा जाता है, जब किसी वस्तु को किसी एक निश्चित कीमत पर खरीदा जाता है तथा उससे कम कीमत पर बेचा जाता है, उससे कम कीमत पर बेचा जाता है, उससे कम कीमत पर बेचा जाता है, तो हानि प्राप्त होती है, तो हानि प्राप्त होती है, तो हानि प्राप्त होती है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। मैंने लाभ में आपको बताया है, जब किसी वस्तु को आप जैसे 100 में खरीदी है ना, और वो इसको कितने में बेच रहे हैं? 130 में, तो ये कहलाएगा आपका लाभ। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी है और 100 रुपये से खरीद के आप उसको बेच रहे हैं 80 रुपये में, कितने बेच रहे हैं? 80 रुपये में, यानी कि आपने जो खरीदी है ना, ये मूल्य कहलाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। और आपने जिस पर बेची है 80 रुपये में बेची है, ये कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। तो आपने 100 रुपये में खरीदी है ना और 80 में बेची है, इसका मतलब क्या है? 100 रुपये अधिक होते हैं, 80 कम होते हैं, इसलिए अंतर कितना आया? ये -20, यानी कि जितने में खरीदी है उससे कम में बेची है, इसको कहते हैं हम हानि। ठीक है, क्या कहेंगे? हानि। अब इस उदाहरण को लिख लो आप, इसको कहते हैं लॉस। ठीक है, आराम से बेसिक से चलेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलिए, इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और समझा रहा हूँ फिर से, उसको आप ध्यान में रखना। देखिए, एक तो चीज़ भिन्न तो आनी ही चाहिए सबको, पहली चीज़ तो ये है। भिन्न का मतलब, जैसे मैं अगर किसी से बोलूँगा 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है, अगर मैंने बोला 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर मैंने बोला 25%, इसका मतलब क्या है? 1/4। अगर मैंने बोला 16 से ही 2/3%, इसका मतलब क्या है? 1/6। 12 से ही 1/2%, और इसको हम बोल सकते हैं 12.5%, इसका मतलब क्या है? 1/8। अगर मैंने कहीं बोला है 33 से ही 1/3%, इसका मतलब क्या है? 1/3। 11 से 1/9%, अगर मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या है? 1/9। ये सारी की सारी फ्रैक्शन जो नॉर्मली आपको परसेंटेज में देखने को मिली है, उसके बाद ये लाभ और हानि में भी काम आने वाली है। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन आप फिर से नोट कर लो, यही फिर आपकी फ्रैक्शंस काम आने वाली हैं पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इनको नोट कर लो। निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इस प्रकार इनको निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही वाली फ्रैक्शन आपकी यूज होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए, इसके बाद नोट हो गई। चलिए, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ और समझा रहा हूँ, उसकी थोड़ा समझना। देखिए, किसी भी भिन्न के नीचे हमेशा उसका, मैंने परसेंटेज में भी आपको बताया है कि किसी भी भिन्न के नीचे हमेशा उसका पूर्ण भाग दिया होता है।
जैसे मैंने अगर कहीं लिखा, जगत से मैंने अगर कहीं लिखा 3/4, इसका मतलब क्या है, ये वाला नीचे वाला भाग इस फ्रैक्शन का पूर्ण भाग है जितना इसका होता है, और ये इसका होता है आंशिक भाग। आंशिक मतलब यानी कि अगर ये 4 है, अगर मैं इसको समझाऊं, अगर ये पूरा का पूरा वृत्त आपने 4 इकाई माना रखा है, तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो आप इसको 4 भागों में बांट दीजिए, कितना बटेगा, 4 भागों में बट गया। इसका मतलब क्या है कि ये 3 भाग आपके ऊपर लिखे हुए हैं, और जो शेष बच गया ये भाग, तो ये 4 भागों में बट चुका है, यानी कि ये 3 भाग ऊपर लिखे हुए हैं। ये 3 के तीनों मिलके कहलाएंगे आपके आंशिक भाग, और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसको कहेंगे आप पूर्ण भाग, चारों भाग। ठीक है, अब जरा समझिए, किसी भी जगह पे अगर इस तरह से लिख रहा है 10% लाभ, तो सबसे पहले आप इसको तोड़ो आराम से, कितनी भिन्न बनेगी, 1/10। ऊपर वाला नीचे वाला भाग मैंने आपको बताया वास्तविक भाग या पूर्ण भाग होता है, वास्तविक भाग या आप इसको बोलेंगे पूर्ण भाग। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला जो भाग होता है ये आपका बन जाएगा यहाँ पर लाभ, और यही चीज़ इसमें समझने वाली है, क्या बनेगी इसकी, ये लाभ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पर बोला 20% लाभ, 20% को जब आप तोड़ोगे ना भिन्न में, तो सिंपल हटा, भिन्न तोड़ने में कैसे करते हो, 100, 20/100 परसेंटेज हटाओगे तो क्या बनेगी, डायरेक्ट 1/5। अब देखो ये वाला इसका पूर्ण भाग है या वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग या और पूर्ण भाग, जबकि ये वाला भाग जो रहेगा ना, ये वाला भाग कहलाएगा इसका लाभ, क्योंकि यहाँ पर भी लाभ लिखा था इसलिए ये वाला ऊपर वाला भाग लाभ आया, यहाँ पर भी लाभ लिखा था ये ऊपर वाला भाग लाभ आया। ठीक है, अब चलिए, अगर मैंने कहीं लिखा 25% हान है, 25% हान है, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन को तोड़ोगे क्या बनेगी, 1/4। तो ये वाला भाग क्या है, वास्तविक भाग, और ये वाला भाग क्या है जिस पर इसको हानि हुई है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर और समझाता हूँ। इस वाली चीज़ों को आप नोट करिए, उसके बाद और समझाता हूँ। कोई दिक्कत हो बता देना, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें नोट करते जाइए, फिर हम बाद में क्वेश्चन पे आएंगे, एक एक क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। ये चीज़ ज़रूर नोट करना, और ये चीज़ भी नोट कर लो, आप काम आने वाली है। चले आगे, कंप्लीट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब जरा इधर आओ, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। और जैसे कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा है आपका 10% हान है, इसका मतलब क्या है, आप इस भिन्न को फिर से तोड़ेंगे, कितने भिन्न की, 1/10। ये इसका भाग क्या कहलाएगा, संपूर्ण भाग या पूर्ण भाग, बात एक ही है, या वास्तविक भाग, बात एक ही है। ये वाला ऊपर वाला भाग क्या कहेगा, हान है। ठीक है, अगर मैंने कहीं बोला 20% समझ लीजिए, 20%, इसका मतलब 20% हान है, तो ये बनेगा आपका क्या, 1/5। ये वाला क्या कहलाएगा आपका संपूर्ण भाग, और उसको जो हान होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 1। अब जरा इस चीज़ को थोड़ा और समझो, पहले लाभ को समझो। मतलब यहाँ पर लिख रहा है 1/10 लाभ, इसका मतलब क्या है, वास्तविक भाग कितना है, 10, लाभ कितना हुआ, 1। तो आप ये समझो, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसने क्रय किया है, यानी कि क्रय किया उसने 10 रुपये में, तो अब वो जो बेच रहा होगा ना, वो 1 रुपये का अगर लाभ लेके अगर उसने वस्तु को बेचा है तो कितने बेच रहा होगा, 11 रुपये पे, तभी उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। क्लियर बात। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है,
5 यानी कि उसने किसी व्यक्ति ने जो वस्तु खरीदी होगी, जो क्रय किया होगा, वो उसने किया होगा 5 रुपये में, और 1 का लाभ अगर करके उसने जो बेची है ना वस्तु, तो वो कितने बेच रही हो गई 6 में। इसलिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और जो कि क्या है लाभ। यहाँ पर देखिए 25% हानि का मतलब क्या है, उसने वस्तु को खरीदा होगा, यानी खुद तो खरीदा होगा, यानी खरीदा होगा, क्रय किया होगा, तो क्रय करने में कितना रुपये लगा होगा 4 रुपये, और उसने इसको बेचा होगा ना, बेचा होगा तो कितने बेच दिया होगा 3 रुपये में। क्लियर बात है ना। यानी कि जब किसी वस्तु को आप कम कीमत पे खरीदें और अधिक कीमत पर बेचें तो वो कहलाता है लाभ। जब किसी वस्तु को आप किसी कीमत पे खरीदें, उससे कम कीमत पर बेच दें तो उसका कहलाता मतलब हानि। ठीक है, क्लियर है ना। इसी प्रकार इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, उसने कितने में खरीदी होगी, यानी कि उसकी खरीद वाली बात कितने में रही होगी 10 में, और बेचने वाली कितने में 9 रुपये में। इसका मतलब क्या है 1 रुपये का अंतर, यही आपका कहलाएगा इसको हानि। क्लियर बात है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक सिखा दूंगा मैं आज तुम्हें, उसके बाद इसके एडवांस क्वेश्चन और एडवांस पोर्शन पे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है आपका। चले आगे। चलिए, समझ में आया सब चीज़। अब चलिए, क्योंकि यही ज़्यादा फ्रैक्शन आपकी यूज होंगी, इसलिए मैं इन्हीं परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। यही ज़्यादा पेपर में भी आती हैं, यही ज़्यादा पूछी भी जाती हैं, तो आपको इसलिए इन्हीं फ्रैक्शन पे मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए, कहीं पर अगर आपको ये देखने को मिले 10% छूट और एक शब्द होता है बट्टा, दोनों के दोनों सेम होते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहेंगे? डिस्काउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब इसको सिंपल ऐसे समझेंगे कि ये वस्तु को इसको हम 10% को 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो वास्तविक कीमत रही होगी ना, वो ये वाली 10 थी। अब यहाँ पे जो छूट मिली है वो क्या मिली है, 1 रुपये की छूट मिली है। मतलब किसी ने अगर खुद जो वस्तु को खरीद के लाया होगा ना, वो कितने में लाया होगा 10 रुपये में। अब जब ये बेचने जा रहा होगा तो इस वस्तु को कितने में बेच रहा होगा 9 रुपये में बेच रहा होगा। क्लियर बात है ना। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा पहले कि हमेशा जो छूट दी जाती है वो हमेशा दी जाती है आपको किस पर, मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस को पर, जिसको क्या कहते हैं बाज़ार मूल्य। क्या कहते हैं? बाज़ार मूल्य। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में इसको हम कहेंगे MP मार्केट प्राइस, और इसको कहते हैं बाज़ार मूल्य। ठीक है, यानी कि जो नीचे वाला भाग लिखा होगा ना, ये हमेशा डिस्काउंट पे नीचे वाला भाग जो लिखा होगा, ये लिखा होगा आपका बाज़ार मूल्य। ठीक है, बाज़ार मूल्य, यानी कि अगर खरीद के लाया होगा तो इतने में जो देखो मतलब क्या है मार्केट प्राइस का। जैसे आप किसी भी जीन्स को खरीदने जाएं या किसी भी चीज़ को खरीदने जाएं तो आपने ये देखा होगा, यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा रेपर सा लगा रहता है, उस पर लिखा होता है MRP। MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब ये होता है, अगर मैंने लिख दिया मैक्सिमम रिटेल प्राइस 110 है, अब मैं इस वस्तु को मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे टैक्स, चाहे कितने भी मैं टैक्स लगा लूँ, अब तुम्हारा GST चलता है, GST में CGST, SGST और IGST चलता है, यानी कि मैं कितने भी टैक्स लगा दूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इस वस्तु को इस MRP से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता। ठीक है, तो आप जब भी जाते हैं ना, तो MRP का मतलब ये होता है कि सारे टैक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो कोई सा टैक्स रहे। आपकी टैक्स के मतलब पहले आपका वेट लागू होता था, वेट VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन अब आपका लागू हो चुका है GST। तो अब सारे का सारा चीज़ें खत्म हो चुकी हैं GST की वजह से, तो वेट से GST में आ चुके हैं।
इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर MRP लिख रहा है 10 रुपये, ठीक है, तो वो कहलाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि सारे के सारे टैक्स उसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब भी आपको छूट मिलेगी ना, जब भी आपको छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, ठीक है। यानी कि जो नीचे रैपर लगा रहता है ना, तो रैपर पे ही आपको छूट मिलेगी। किसी व्यक्ति से ये मत कहने लगना कि भाई क्रय मूल्य पर मुझे छूट दे दे। अब क्रय मूल्य पर अगर तुमने उससे कहा ना छूट दे दे, तो पक्का तुम्हें दुकान के बाहर उतार देगा वो, और पीटेगा ब्याज में, ठीक है। क्योंकि आखिर वो व्यक्ति अगर खरीद के लाया 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीद के लाया, और तुम उससे कहने लगे भाई क्रय मूल्य पर हमें दे दे और भाई डिस्काउंट दे दे, तो वो क्या अपने घर से अपनी दुकान को बेचेगा कुछ समय बाद? 100 रुपये में खरीद के लाया है। इसी को बीच को देखो, इसी बीच के क्या होता है, जो खरीद के जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस पड़ता है, दुकानदार क्या करता है कि अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस 110 रुपये पड़ा है, तो दुकानदार को ये वस्तु 110 रुपये से कम में ही पड़ रही होगी, चाहे वो 80 रुपये की पड़ रही हो, चाहे वो 90 रुपये की पड़ रही हो, वो उसका कमीशन खुद से ही डिसाइड होता है दुकानदार का, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब क्या है, ये वाला नीचे वाला भाग जो हमेशा छूट के नीचे वाला भाग लिखा होगा, वो लिखा होगा बाजार मूल्य, या जिसको कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। आप इसको लिखिएगा पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, और ये इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, यानी कि जो बाजार मूल्य है उस पर ही आपको क्या मिलेगी, छूट। दिख रहा ना सब, सही दिख रहा है? चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको और समझना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से एक और एग्जांपल समझ सकता हूँ। 25% छूट, 25% छूट, इसका मतलब क्या है, इसको जब मैं तोड़ूंगा ना तो कितनी बनेगी, 1/4, ठीक है, 1/4। इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाला जो भाग लिखा है ये वास्तविक भाग तो है ही है, लेकिन ये छूट अगर कोई दे रहा है तो ये किस पर दे रहा होगा, MRP पे, यानी कि मार्केट प्राइस पे इसको छूट दे रहा होगा किसी व्यक्ति को, मार्केट प्राइस पे। यानी कि अगर वो खुद खरीद के लाया होगा तो वो पता नहीं कितने में खरीद के लाया हो, लेकिन वो जो टैग है ना, ये टैग उसका जो लग रहा होगा ना, वो ज़रूर कितने का लग रहा होगा, 4 रुपये का। यानी कि अब वो आपको छूट देने वाला है 4 रुपये पे ही, तो जो छूट मिलेगा ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, छूट। तो यानी कि अगर इस टैग पे 4 रुपये लिखे हैं ना, तो 1 रुपये छूट देने के बाद आपको कितने में दे रहा होगा, 3 रुपये में, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा, छोटा सा नोट लिखिएगा, लाभ व हानि की गणना, लाभ व हानि की गणना हमेशा, लाभ व हानि की गणना हमेशा, लाभ व हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ व हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, छूट या डिस्काउंट, छूट या डिस्काउंट हमेशा, छूट या डिस्काउंट हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, या इसको एक शब्द और से जानते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, मार्केट प्राइस को हम किस नाम से जानते हैं, और मार्केट प्राइस को हम एक और नाम से जानते हैं। एक तो इंग्लिश में आपको हमेशा ही मिलेगा मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी कि बाज़ार मूल्य। अब आपका हिंदी में ये बाज़ार मूल्य भी मिल सकता है और ये मिल सकता है अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना।
देखिए मैंने बोला छूट हमेशा बाजार मूल्य पर या अंकित मूल्य पर दी जाती है। क्लियर बात है ना। अब देखो मतलब मैं ये समझा रहा था, जैसे 1/10 आपने लिखा यानी कि 10% लाभ हुआ ना, तो नीचे वाला भाग हमेशा क्या रहेगा, लाभ लिखा ना, तो ये हमेशा क्या रहेगा 10%, ये क्या रहेगा आपका क्रय मूल्य, ठीक है। और ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, लाभ का रहेगा, अगर लाभ है तो लाभ। यही समझा रहा था मैं, ठीक है। एक और नोट पॉइंट लिखूं, सामान्यतः जब तक प्रश्न में किसी विशेष स्थिति पर लाभ की गणना करने को ना बोला जाए, तो गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। अर्थात अब इधर देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिंपल तरीके से इसको समझिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपसे वो नॉर्मल तरीके से अगर गणना करवा रहा है, क्रय मूल्य लाभ की अगर गणना करवा रहा है और उसने क्वेश्चन में कुछ भी अगर बोला नहीं है, अगर लाभ या हानि की गणना करवा रहा है, अगर उसने आपसे कुछ बोला नहीं है, तो आप हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी चाहिए कि आप हमेशा जो गणना करेंगे ना वो उसकी क्रय मूल्य पर करेंगे। और क्रय मूल्य का मतलब होता है उस व्यक्ति ने कितने में ये वस्तु स्वयं खरीद के लाया है। क्लियर बात है ना। जब तक किसी स्पेशल कंडीशन पर ना बोला जाए, क्योंकि बहुत जगह पे आपको बोलेगा उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति सामने खड़ा है उस व्यक्ति ने किसी वस्तु की गणना उसने बाजार मूल्य पर की, किस पर की, बाजार मूल्य पर की, या किसी और जगह पे आपको इसकी गणना करवा सकता है। क्लियर बात है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, स्पेशल मेंशन करेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन जब आएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब एक हेडिंग बनाइए, देखिए प्रतिशत लाभ वाहन व छूट की गणना। चलिए अब देखो यहाँ पे इसको समझो, इसका मतलब क्या है, आपको ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी सिंपल मैंने आपको यहाँ पे 10% छूट और ये सब कुछ दिखा दिया, लेकिन वहाँ पर ये अलग तरीके से लिखा होगा। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के लाया है, अगर वो इस वस्तु को, ये उसका खरीद का मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, अगर उस वस्तु को वो 120 रुपये में बेच रहा है और ये क्या है उसने बेचने का मूल्य, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में अंतर कितना है, 20 रुपये का। तो जब भी आपसे कहेगा कि यहाँ पर देखो 100 में खरीदी है यानी कि कम में खरीदी है, अधिक में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है लाभ होगा। क्लियर बात है ना। तो जो लाभ प्रतिशत आप निकालेंगे ना, लाभ प्रतिशत कितना परसेंटेज हुआ उसकी गणना कैसे करेंगे। देखिए 20, और मैंने हमेशा बताया था लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर, क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य मतलब यहाँ पर कितना है 100, और परसेंटेज लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे 100 से गुणा, ये निकल के आपके आ गया कितना 20%। उसी प्रकार से मैंने कहीं पर आपसे बोला कि अगर किसी वस्तु को 80 में उसने खरीदा है, यानी 80 में वो व्यक्ति क्रय मूल्य पर वो वस्तु को खरीद के लाया है और उसने उस वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया,
इसका मतलब क्या है, सिंपल तरीके से आप समझो, वो कम में खरीद के लाया, अधिक में बेच रहा है, तो क्या हो रहा होगा उसको लाभ। अब मुझे लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि भाई अंतर कितने का है, 20 का। अब 20 का अंतर है, गणना कहाँ से की जाती है, क्रय मूल्य से। तो अपॉन में क्या रहेगा, 20 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपये इंटू 100। अब आसानी से आप 0 से 0 काट सकते हैं, या 20 चौकू 80 और 25% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है ना। इसको आप नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ो। आसानी से समझते चले आओ, बेसिक से समझा रहा हूँ हर चीज़ को, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है। मैंने आपको बहुत सीधी सीधी बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आप इनको सीखने की कोशिश करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। सारे पेपरों में सबसे ज़्यादा अपनी वैल्यू रखता है। एक प्रतिशत चैप्टर हुआ, दूसरा ये प्रॉफिट और लॉस। ये दो चैप्टर सबसे बड़े चैप्टर होते भी हैं और इसमें, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, आप समझते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। चलिए सही है, आगे बढ़ूँ। चलिए, तो अगर आपसे कोई ये कहे कि आप मुझे फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला आप कुछ भी नहीं बताएंगे कभी किसी को, लेकिन मैं फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ये मैं बता रहा हूँ। आपको किताब में देखने को मिलेगा कि अगर कहीं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिख रहा होगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे लिखा होगा, देखो देखो, ये जो रुपए का लाभ हो रहा है ना, ये जो लाभ हो रहा है ना, ये लाभ ही तो हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बनेगा, लाभ अपॉन क्या बनेगा, क्रय मूल्य, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या बनेगा, 100, ठीक है। समझ गए हो आप। ये फॉर्मूला लिखा होता है। क्या इसको याद करना है क्या, कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। क्लियर। चलिए, अब मैं आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना रहता, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए, अब मैं एक और बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा और पेशेंस रख के समझिए चीज़ों को। देखिए, किसी व्यक्ति ने 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, क्रय किया, क्रय मूल्य इसका बनेगा ये, और उसने इसको 80 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, ये क्या उसका बनेगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब घाटा कितने का हो रहा है यहाँ पर, 20 का। तो अगर घाटा हो रहा है तो सिंपल सी बात क्या बनेगा, यहाँ पर हानि बनेगी। इसको क्या बनाएंगे, हानि प्रतिशत। अच्छा, कैसे करेंगे, देखो 20 रुपये की हानि, और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। जब मैंने सिंपल बोल ही दिया, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्या है, 20 बटा कितना बनेगा, 100। और परसेंटेज लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा, और ये यहाँ से कट जाएगा, कितना बनेगा, 20%। इसको आप नोट करिएगा। अब मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला बना देता हूँ, पहले 1 मिनट रुकिए। हानि प्रतिशत अगर आप निकालोगे ना, और ध्यान रखिए फॉर्मूलों को याद कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से समझो। देखिए क्या करना है, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए, फॉर्मूले हमेशा कहीं न कहीं से बने हुए होते हैं। आप कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूले खुद से ही बनाना सीख जाओगे। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताता चला रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए आसानी से इसको अब आप आराम से घर पे भी देख सकते हैं, ठीक है, घर पे भी आराम से देख सकते हैं इसको। हाँ, कितना तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा इसका, तुम समझ नहीं रहे हो। टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें आपको मैं फ़ायदा करा रहा हूँ, और हो सकता है तुम्हें पढ़ना नहीं पड़े दोबारा, है ना। घर पे 2-3 बार इसको देखो आराम से, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए
घंटी घंटी को बजाना है तो बजा देना। हाँ घंटी घंटी को बजाना तो बजा देना मन हो बजाने का, नहीं तो जाके बजरंगबली की आगे घंटी बजाना, ठीक है। चलिए घंटी बजाना तो बजा देना, नहीं तो बजरंगबली की घंटी बजा देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और करते हैं, थोड़ा और सीखते हैं इस चीज़ को। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में, देखो सिंपल तरीका क्या है, मुझे सिखाना है आपको, तो 100 रुपये में जोड़ घटाना आसानी से किया जा सकता है, इसलिए मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन में डाटा कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से डाटा को मैनिपुलेट कर लेंगे। इसका मतलब क्या, मैं कहूँ अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु को ले जाके उसने 80 रुपये में उसने किसी व्यक्ति को बेच दिया। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये वस्तु खरीदी वाली नहीं, इस पर जो आपका टैग लगा है ना, जो MRP लिखा हुआ है, जो अंकित मूल्य लिखा हुआ है किसी वस्तु पर, वो कितना है, 100 रुपये का है। अब वो आप उसको कह रहे हो बार बार भाई थोड़ा छूट दे दे, तो उसको तुम पे मेहरबानी आ गई, तो वो क्या करेगा, तुमको 80 रुपये में दे देगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे ना तो आपको उसने 20 रुपये की छूट दी है। आप गणना कैसे करेंगे छूट की, तो जब आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, देखो ये क्या हो गया, बेचना, इसने इसको बेचा है, यानी कि ये भी क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। अब देखो समझो, पहले बहुत अच्छी चीज़ है, समझो 20 रुपये की छूट मिली इसको, अपॉन कितने से मिली है, 100 से मिली है, 100 से मिली है। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 रुपये, 100, ठीक है। सिंपल कितना मिलेगा इसको, 20% डिस्काउंट इसका बन जाएगा। क्लियर बात है ना। अब चलो, अब एक नोट लिखिएगा छोटा सा, और फिर से लिखो, डिस्काउंट या छूट देने के बाद, डिस्काउंट या छूट देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। डिस्काउंट या छूट देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तथा लाभ या हानि को जोड़ या घटा देने के बाद, लाभ या हानि को जोड़ या घटा देने के बाद, अब मतलब समझो, देखो लाभ अगर होगा ना तो आप उसको जोड़ देंगे, अगर हानि होगी तो क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, ठीक है। अगर कैसे किसी वस्तु ने 10 रुपये में वस्तु खरीदी है, अगर 2 रुपये की हानि हो रही होगी तो 2 रुपये उसको घटा देंगे, 9 में वो 8 में चली जाएगी वस्तु। अगर लाभ हो रहा होगा तो 10 में खरीदी है, 2 रुपये का लाभ हो रहा तो 12 में बिच रही होगी। सिंपल है ये, ठीक है। तो लाभ और हानि को जोड़ या घटा देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। घटा देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब जरा यहाँ पर काम की चीज़ समझिए। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक टेबल बनाइए, और टेबल कैसे बनाना है, देखो कैसे बनती है, थोड़ा समझना इसको, और आप अच्छी तरीके से सीख लो। बेसिक बहुत ज़रूरी होती हैं, छोटा बड़ा सीखोगे नहीं तो मिला तो कभी लिख नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए, अगर कहीं पर आपको टेबल बनानी है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दे आपके लिए क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, यहाँ पर लिख दे आपके लिए विक्रय मूल्य, ठीक है, और यहाँ पर लिख दे आपके लिए अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। अब आप इसको किस तरह से टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखिए, कहीं पर उसने ये बोला 10%, मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर 10% लाभ। अब आप इस चीज़ को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसको तोड़ोगे कैसे, 1/10। ये 10 क्या है, इसका लाभ और हानि मस्सा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होता है। इसका मतलब क्या है, 10 क्रय मूल्य है।
और 10 ये क्या लिख रहा है, लाभ, एक क्या लिख रहा है, लाभ। तो मतलब क्या है, वो व्यक्ति क्रय मूल्य में कितना बनेगा 10, विक्रय मूल्य में कितना जाएगा वो 11, यानी कि लाभ कितने का हुआ है। अगर यहाँ पे मैं लाभ की टेबल भी जोड़ दूँ, यहाँ पर लाभ की टेबल भी जोड़ दूँ तो लाभ, और इसी में मैं लिख दूँगा हानि। तो लाभ और हानि की अगर टेबल में जोड़ दूँ तो लाभ कितना हो रहा है उसको 1 रुपये का। तो कहाँ पर गए, लाभ से क्रय मूल्य से कहाँ पर पहुँच गए, विक्रय मूल्य पर। क्लियर बात है ना। अब इसको समझना, और मैं समझा रहा हूँ। कहीं पर अगर मैंने लिख दिया 20% हानि, 20% हानि का मतलब क्या है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगी 1/5। नीचे वाला पार्ट क्या हो रहता है, क्रय मूल्य। मैंने अभी आपको क्लियर बता दिया है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला भाग क्या बनेगा, हानि का। क्लियर बात है ना। अब मैं तुमसे कहूँ इस टेबल में फिल करिए, तो आप करोगे 5 रुपये यहाँ पर फिल, ठीक है। और लाभ और हानि, लाभ हानि के लिए माइनस सिंपल चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ पर क्या बनेगा -1, और क्या है हानि। वस्तु कितने में बिक रही होगी 4 में, ठीक है। अब इसको आप नोट करो जल्दी से, मुझे और समझाना है, जल्दी से नोट करिए। इस टेबल को जरूर बनाइएगा, काम की टेबल है आपके लिए, ठीक है, काम की टेबल है। चलिए अब घर पे भी आप देख सकते हैं, डीजे लगा के देख सकते हैं, डीजे का फुल आनंद लेके देख सकते हैं आप। एक तरफ डीजे बजाइएगा, दूसरी तरफ हमारा वीडियो बजाइएगा, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ सारी चीज़ें आसानी से YouTube पे चली जाएंगी आपके लिए, और बहुत अच्छी सी एकदम मस्त तरीके से पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी मैथ की, ठीक है। मूल विधि की भी क्लासें मिलेंगी, यहाँ से शुरू हो जाएंगी आपकी। UPSI का सारा सिलेबस 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट पेपर से पहले, ठीक है। चलिए, कोई कोर्स खरीदने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। टेबल बनाइए जल्दी फास्ट। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चले आगे, कंप्लीट। चलिए अब देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर लाभ हुआ तब भी आप कहाँ से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ, क्या बोलूँ, अब मैं बता रहा हूँ एक चीज़ दूसरी, कि अगर किसी व्यक्ति ने आपसे ये बोला कि भाई मैं तुमको 16 से 2/3%, 16 से 2/3% डिस्काउंट दे रहा हूँ, या छूट दे रहा हूँ, या बट्टा दे रहा हूँ, बातें की है। इसका मतलब क्या है, वो आपको क्या बोल रहा है डायरेक्ट। इसका मतलब भिन्न कितनी बनेगी 1/6। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, डिस्काउंट का लिखा होता है। नीचे वाला पार्ट किसका लिखा होता है, ये आपका लिखा होता है मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट किसका लिखा होता है, डिस्काउंट का लिखा होता है, यानी छूट का लिखा होता है। अब देखो, यानी कि पहले टेबल पे किधर रखोगे इसको, 6 इधर, मार्केट प्राइस इधर रखा है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया तो आप इसको यहाँ पर डिस्काउंट को भी इस टेबल में मेंशन कर सकते हैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 1 का। डिस्काउंट कितने का मिला, 1 रुपये का, कम होगा उसमें से। और बेच कितने में रहा होगा वस्तु, 5 रुपये में। मतलब पहुँचे कहाँ पर, अंकित मूल्य से। अगर आपको अंकित मूल्य से कोई अगर डिस्काउंट दे रहा है तो आप जाएंगे हमेशा किस पर, विक्रय मूल्य पर जाएंगे। बस वही मैं समझा रहा था आपको, कि अगर आपको लाभ और हानि हो रही है तो लाभ क्रय मूल्य पर होगा, पहुँचोगे, उसको जोड़ो घटाने के बाद विक्रय मूल्य पर। और अगर आपको छूट मिल रही है तो आपको जो छूट मिलेगी वो अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो हमेशा अंकित मूल्य
जोड़ने के बाद, घटाने के बाद आप जो आओगे ना, वो कहाँ पर आओगे? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्या है? विक्रय मूल्य एक ऐसी जगह है जिसमें अगर आप लाभ और हानि होने को जोड़ने और घटाने के बाद हमेशा पहुंचते हो, और अंकित मूल्य में डिस्काउंट देने के बाद आप कहाँ पहुंचते हो? विक्रय मूल्य पर पहुंचते हो। अब इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। मोबाइल दिखाओ। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नोट करो पहले। एक देखो, किसी वस्तु को 12.5% लाभ के साथ, किसी वस्तु को 12.5% लाभ के साथ 630 रुपये में बेच दी जाती है। 630 रुपये में बेच दी जाती है। किसी वस्तु को 12.5% लाभ के साथ 630 रुपये में बेच दी जाती है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बेसिक से समझो। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ये पूछा जाता है। मैंने आपको बोला कि कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु को खरीद के लाया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि उसने 12.5%, या इसको आप अलग तरीके से 12 सही 1/2% किसके? लाभ लेने के बाद ये क्या कर रहा है? इस वस्तु को कितने में बेच रहा है? कितने विक्रय कर रहा है? विक्रय कितने में कर रहा है? 630 रुपये में। और आपसे बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब सिंपल देखिए, आपको मैंने बताया है, इसको आप, इस फ्रैक्शन को आप तोड़िए, कितनी बनेगी? डायरेक्ट अगर याद है तो बढ़िया। कितनी बनेगी? 1/8। लाभ, अगर यहाँ पर लाभ लिख रहा है तो लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होता है। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे क्रय मूल्य का। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? लाभ का। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि उसने 8 रुपये में चीज़ को खरीदा है और 1 रुपये लाभ लेने के बाद 9 में बेच रहा है। तो मैं अगर ये कहूँ कि वास्तविक तरीके से उसने मेरे अनुसार जो विक्रय किया है वो कितने का किया है? 9 का। क्वेश्चन के अनुसार कितने का कर रहा है? 630 के। मैं एक दूसरे को बराबर कर दूंगा। अब मैं अपनी तुलना, 1 यूनिट की तुलना 630 से कर दूंगा। अब देखो 1 यूनिट बराबर क्या बनेगा? 630/9, 9 सत्ते 63, 70। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मेरा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 70 रुपये। आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है ना, तो ये क्या बनेगा? 8 × 70, 8 7 56, 560 रुपये। क्लियर बात है ना? दिख रहा है ना? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। समझ में आ रहा है? इसको नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% लाभ लेने के बाद 1,470 रुपये 1,470 रुपये में बेचा जाए, 1,470 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, अब चलिए इसको भी समझिए आसानी से, बहुत आसान है अगर आप समझना शुरू कर दिए तो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे आप, बोर्ड पे देखना पहले इसको। वो ये कह रहा है कि जो वस्तु को बेच रहा है, यानी कि विक्रय जो कर रहा है ना, विक्रय मूल्य आपका कितना है 1470 रुपये, और लाभ जो प्रतिशत बता रहा है वो कितना बता रहा है, लाभ प्रतिशत कितना बता रहा है 16 सही 2/3%, और आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। चलिए फ्रैक्शन को तोड़िए, सिंपल कितना बनेगा 1/6, सिंपल है। 6 नीचे क्या लिखा है, क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, बताता रहूँगा। कुछ देर बाद मैं इसको सीपी लिखना प्रारंभ कर दूँगा, इसलिए मैं इसको सीपी लिखना प्रारंभ कर दूँगा, इसलिए इसको लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज़ लिखी है, लाभ। इसका मतलब ये है किसी व्यक्ति ने 6 रुपये में वस्तु को खरीदा है, 1 रुपये लाभ लेने के बाद 7 में बेच रहा है, तो उसके विक्रय मूल्य उसका कितना बना, मेरा कितना विक्रय मूल्य है, तो मैं अपना विक्रय मूल्य कितना मानूंगा 7 रुपये। उसका देखिए कितना है 1470, एक दूसरे के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी 210 रुपये। मुझसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिख रहा है 6, 270 से गुणा 210 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए 1260 रुपये। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, अगला चलते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान है। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसको लिखिए पहले, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन बोलूं मैं, अगला क्वेश्चन बोलूं, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3%, 16 सही, देखो फिर नहीं लिख रही है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को जरा पहले समझना, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को जरा समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नोट लिखवाया था, याद है, मैंने कहा था सामान्यतः लाभ और हानि की गणना अब क्रय मूल्य पर करेंगे।
जब तक आपसे किसी विशेष परिस्थिति में बोला ना जाए। ठीक है, अब देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको लाभ और हानि की, जो लाभ कर रहा है ना व्यक्ति, लाभ सामान्यतः लाभ की गणना उसको करना चाहिए जितने में वस्तु को खरीद के लाया है, जितने में वस्तु को वो क्रय करके लाया है उस पर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखोगे तो वो लाभ की गणना क्रय पर नहीं कर रहा है, वो लाभ की गणना कर रहा है आपके अंकित मूल्य पर। किस पर कर रहा है? अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर कर रहा है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए अंकित मूल्य पर तो 16 से 2/3% का मुझे लाभ हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कितना लाभ होगा, यही कहलाएगा उसका वास्तविक लाभ। अब जरा इसको समझिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में लिख रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर, किसके? विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब देखो आपसे यहाँ से पूछ रहा वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको वास्तविक बोलेगा तो किस पर क्या करना है? कॉस्ट प्राइस पर। सिंपल है। अब 16 से 2/3% की आप फ्रैक्शन को बनाइए, कितनी बनेगी भाई? 1/6। ये वाला पार्ट जो नीचे लिख रहा है ये क्या बनेगा? ये बनेगा विक्रय मूल्य, क्योंकि जिस पर वो गणना कराएगा ना, अगर उसने लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे कराई तो बटे में क्रय मूल्य आएगा, और अगर उसने विक्रय मूल्य पे कराई गणना, क्यों बोला है उसने साफ साफ विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ, तो विक्रय मूल्य के अगर करोगे तो नीचे वाला पार्ट क्या बनेगा? विक्रय मूल्य, और ऊपर वाला भाग क्या लिखा होगा? लाभ का। अब आपसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर गणना करो। अब जरा देखो, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है, लाभ 1 हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेबल बनाई थी आपके लिए, याद है? मैंने कहा था ये वाला भाग रहेगा क्रय मूल्य, ये वाला भाग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और ये वाला भाग रहेगा विक्रय मूल्य। एक मिनट रुकिए, विक्रय मूल्य क्यों होगा? ये होगा अंकित मूल्य। एक मिनट, हाँ सही है, सही है, विक्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये लिख रहा था विक्रय मूल्य, यहाँ पर बनाया था मैंने अंकित मूल्य। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जब भी आप क्या करोगे, देखो विक्रय कितना है यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ, समझ गए हो? विक्रय कितना है? देखो विक्रय कितना है? 6 रुपये। अब उसने गणना विक्रय मूल्य पर कर दी थी, आपको करना है क्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य पर आने के लिए विक्रय पे गणना की तो ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब क्या है? लाभ को क्या करेंगे आप? माइनस, यानी कि ये था आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ अगर किया तो कितना बच रहा है? 5। यानी कि इसको मैं 5 रुपये वो होगा जो आपका क्रय मूल्य पर होगा, CP पे होगा। अगर मैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा, देखो 1 रुपये का लाभ, लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपये के किस पर होगा? वो क्रय मूल्य पर। वास्तविक लाभ करना है कैलकुलेट, इंटू 100 कितना बनेगा? 20%। क्लियर बात है ना? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसने गणना विक्रय मूल्य पे करवा दी थी और आपको गणना करनी है वास्तविक तरीके से क्रय मूल्य पर। तो आपको क्रय मूल्य पर गणना करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ किस पर पहुंच जाओगे? क्रय मूल्य पर। देखो किसी वस्तु को किसी व्यक्ति ने क्रय किया, अभी देखो अभी यहाँ पर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, क्रय है किया और ये लिखा होगा था विक्रय, इसके बीच में क्या टेबल बनती है? लाभ और हानि की। जैसे 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है, 1 रुपये का लाभ लेने के बाद 11 में बेच रहा है। अब मैं तुमसे उल्टा कहूँ कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 11 है और 1 रुपये का उसको लाभ हुआ है, तो मुझे बताइए मूल्य का क्रय मूल्य कितना था? तो आप कहोगे सर 11 विक्रय मूल्य माइनस लाभ क्या बनेगा? क्रय मूल्य। सिंपल। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन मैं बोलूँगा। लिखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को
एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। 25% विक्रय मूल्य की हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? अब इसको थोड़ा समझिए कैसे करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैलकुलेशन अगेन वहीं पे करवा रहा है, उसने अपनी जो कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन उसने किस पर की है? विक्रय मूल्य पे की है। और विक्रय मूल्य पे कितनी आ रही है? विक्रय मूल्य पे बता रहा है वो 25% हानि है। इधर देखिए 25% हानि, ठीक है। अब जरा देखो विक्रय मूल्य पे हो रही, इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, कितने बनेगी? 1/4। नीचे वाला भाग क्या लिखा होगा? विक्रय मूल्य। ऊपर वाला पार्ट क्या लिख रहा होगा? हानि लिख रहा होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब जब आप क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करेंगे ना, तो यही स्टेप आपको थोड़ा ध्यान में रख लेनी है। क्रय मूल्य करना है तो मालूम, अभी थोड़ा यहाँ पर देखो, ये टेबल को याद करो फिर से। क्रय मूल्य, लाभ और हानि, और ये क्या है आपके लिए? विक्रय मूल्य। याद करो, अगर एक ऐसे मान के चलो 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपये की हानि हुई है, इसका मतलब उसने कितने में बेची होगी वस्तु को? 4 में। अब मैं तुमसे कहूँ, अगर व्यक्ति ने विक्रय की 4 रुपये में, उसको हानि 1 रुपये में हो रहा है, वस्तु को कितने में बेच रहा होगा? कितने में खरीदी होगी उसने? 5 में। वही तो कंसेप्ट वहाँ पर है। अगर व्यक्ति ने विक्रय यहाँ पर किया है, विक्रय अगर यहाँ पर किया 4 रुपये का, हानि अगर उसको 1 रुपये हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 4 + 1 कितना रहा होगा? 5 रुपये। अगेन फिर से देखो, क्रय मूल्य अगर वस्तु का 5 रुपये था, उसको लाभ और हानि 1 रुपये की, हानि 1 रुपये की हो रही है, तो वस्तु को कितने पे बेच रहा होगा? 5 - 1 4 में। अब मैं इसको दोबारा घुमा के बोलता हूँ ऐसे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 रुपये है और उस पर हानि 1 रुपये की हो रही है, तो मुझे क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे विक्रय मूल्य 4 था, हानि 1 रुपये हुई, इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 4 + 1, ठीक है। कितना बनेगा? 5। निकल के आ गया। अब देखो, मुझे यहाँ पर क्या करना है? वास्तविक हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। वास्तविक हानि प्रतिशत मुझे कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूँगा? कितने की हानि हो रही है? 1 रुपये की तो हानि हो रही है। 1 की हानि कितने पर होगी? 5 पर। और ये हानि किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं आप? क्रय मूल्य पर, CP पे, ठीक है। और परसेंटेज के लिए आप करोगे 100 लगा दोगे, कितना बनेगा ये? 20%। आसानी से नोट करिएगा, और शायद आपको समझ में भी आ चुका होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, ठीक है। चलिए।